Democracies are sustained because the political majority changes from time to time over everyday issues and policies. But if a permanent majority is sought to be created on an ethnic basis or a religious basis to make those in power immune to performance in office, it is a recipe for a majoritarian form of democracy which doesn't respect equal rights. आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो संभल की सड़कों से शुरू होता है और पूरे देश में फैल गया है। आपको याद करना चाहिए संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान जो उन्होंने होली पर दिया था। सीईओ साहब ने कहा था कि होली साल में एक बार आता है और जुमे का दिन साल में 52 बार आता है। मुसलमान 52 बार साल में जुमे की नमाज पढ़ते हैं। इसलिए साल 2025 में जब होली और जुमा एक साथ है तो मुसलमान इस बार जुमे की नमाज घर पे ही पढ़ें और होली के दिन बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकले तो होली के रंग से गुरेज ना करें। अब वही सीईओ साहब वापस से बयान दे रहे हैं ईद पर उनका बयान ये है कि मुसलमान अपनी घरों की छत पर नमाज ना पढ़े, सड़कों पर नमाज ना पढ़े। वैसे भी मुसलमान कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, जब भी पढ़ता है तो आप लात मार ही देते हैं। वो यही चाहते हैं। इस पे आपको हाकिम पकड़ेंगे नहीं, आपको सजा नहीं देंगे, आपको इनाम देंगे क्या कि तुमने मुसलमान को लात मारी। सीईओ साहब का बयान सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के खिलाफ जाता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों पर तब तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि उस त्योहार से कोई खतरा ना हो। अब आप ही बताइए, घरों की छत पर नमाज पढ़ना कैसे खतरा हो गया है? जिस देश में और जिस देश का हिस्सा संभल है, उसी जिले में जब होली का रंग सड़कों पर खेला जा सकता है, गलियों का रंग से रंगा जा सकता है, उसी भारत में जहां ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं जो 10-10 दिन चलते हैं, महीने भर चलते हैं और महीने भर सड़कें जाम रहती हैं, बाकायदा वीआईपी पैकेज बनाया जाता है, वीआईपी बिल्डिंग होती है, आम लोगों के लिए अलग भीड़ होती है, उसी भारत में अगर मुसलमान अपनी छत पर नमाज पढ़ता है, घर की छत पर नमाज पढ़ता है, तो ये किस कानून के खिलाफ काम कर रहा है? वो उससे किसको खतरा है? दरअसल इसका जवाब हमारे पास भी है और आपके पास भी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। दरअसल ये राजनीति है तुष्टीकरण की राजनीति, अंग्रेजी में इसे अपीजमेंट कहते हैं और राजनीति के संदर्भ में कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, जिसमें खास समुदाय को गुड हैप्पी फील कराने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। हर बार जरूरी नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ दिया जाए, कई बार ऐसा होता है कि उनकी गोल को कहीं और सेट कर दिया जाए। जब एक खास वर्ग पिट जाता है, जब एक खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उस वर्ग को गुड फील होने लगता है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट का हिस्सा है और इस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट में मुसलमान अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। इंडिया स्प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 तक 63% जो मॉब लिंचिंग हुई हैं उनका शिकार मुसलमान रहे हैं। कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर और कभी चोरी के इल्जाम में मुसलमानों को मारा गया है। भीड़ ने पीट कर मारा है। खास तौर से 2019 के बाद जिस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है, आए दिन ही वीडियो वायरल होती है कि कभी एक कपड़े वाले को मारा गया है, कभी एक सब्जी वाले को मारा गया है, कभी किसी फकीर को मारा गया है। मुसलमानों की ऐसी स्थिति बना दी है कुछ राजनीतिक दलों ने, किसी राजनीति ने। 2023 में अकेले उत्तर प्रदेश में 32 मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चला है। कारण क्या कहा है? अवैध निर्माण। 2022 में धार्मिक आधार पर नफरत के अपराध 9% बढ़े हैं और इनमें 70% से ज्यादा मामले मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं। ये आंकड़े चीख कर बता रहे हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आए दिन ही कोई एक नया संगठन खड़ा हो जाता है जो बहिष्कार की बात कर देता है, लोग मान भी लेते हैं। इस तरीके से इस देश में अल्पसंख्यकों का हाल है। संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल सीईओ साहब की बात सिर्फ बात नहीं है, ये एक विचार है, ये एक विचारधारा है जो ये कहती है कि हम बहुमत में हैं और हम ही तय करेंगे कि तुम कैसे रहोगे, तुम कैसे जियोगे, क्या खाओगे, किससे प्रेम करोगे, कहाँ जाओगे, सब कुछ हम तय करेंगे क्योंकि हम बहुमत में हैं। जिस देश में मुसलमानों की आबादी मात्र 14% है, उस देश के जेलों में मुसलमानों की तादाद 30% से भी अधिक है। सोचने वाली बात नहीं है। ये बात जो मैंने कही आपको शायद इस उदाहरण से सही लगे। होली के दिन एक मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग हुई। होली के करीब एक हफ्ते के बाद उसी मुस्लिम परिवार के कई लोगों पर एफआईआर हुआ है और कुल मिलाकर के 117 एफआईआर की कॉपियां दर्ज की गई हैं। आप सोचेंगे कि ये सब संयोग है, लेकिन दरअसल ये सब संयोग नहीं है, ये एक साजिश है, एक खास समुदाय के खिलाफ, खास वर्ग के खिलाफ, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल आखिर में सवाल यही होता है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए।
हम और आपको सवाल करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति या फिर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अगर परेशान है और उसका लेना देना आपसे नहीं है, तो आपको ये बात जानकर खुशी होनी चाहिए कि आपने दरअसल भारत और भारत के संविधान को ही नहीं समझा है। इसलिए भारत को भी समझिए, भारत के संविधान को भी समझिए और लोकतंत्र का ख्याल करते हुए देश के अल्पसंख्यकों के लिए बात करिए, सवाल उठाइए, पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ। और हर उस नेता लोग से दूर रहिए जो भारत में धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, चाहे वो इधर का हो या उधर का, क्योंकि इधर वाले ही उधर जाते हैं और फिर वैसे बन जाते हैं। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। आप देख रहे हैं रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।